लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन चीन अनेक राज्यों में विभाजित था। युद्ध, सत्ता और विस्तार उस समय के जीवन का हिस्सा थे। ऐसे ही दौर में एक महान रणनीतिकार हुए, sun tzu। अपने अनुभवों और गहन विचारों के आधार पर उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जो समय के साथ केवल युद्ध की ही नहीं बल्कि नेतृत्व, निर्णय लेने और रणनीति की अमूल्य मार्गदर्शिका बन गई। आज सदियों बाद भी इस पुस्तक का अध्ययन दुनिया भर के सेना, व्यापार, राजनीति और प्रबंधन के क्षेत्र में किया जाता है। अब आइए इस कालजयी कृति की शुरुआत करते हैं। अध्याय पहला, योजनाएं तैयार करना। सतजू के अनुसार युद्ध कौशल किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, क्योंकि या तो यह सुरक्षा प्रदान करता है या फिर विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए किसी भी कीमत पर इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। युद्ध कला 5 स्थायी तत्वों पर आधारित होती है तथा युद्ध कला की अवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए इन 5 तत्वों को ध्यान में रखा जाना अति आवश्यक है। यह तत्व है नैतिक नियम, प्रकृति, पृथ्वी, सेनापति तथा प्रणाली एवं अनुशासन। नैतिक नियम। ये नियम शासक तथा जनता के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। इनके चलते प्रजा निर्भय होकर राजा पर विश्वास करते हुए उसके आदेशों का पालन करती है। प्रकृति। यह रात, दिन, सर्दी, गर्मी, काल एवं ऋतुओं को इंगित करता है। पृथ्वी। इसमें छोटी और बड़ी दूरियां, खतरे एवं सुरक्षा, खुले मैदान तथा संकरे रास्ते, जीवन एवं मृत्यु के अवसर शामिल है। सेनाध्यक्ष। एक अच्छे कमांडर में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, ईमानदारी, करुणा एवं साहस जैसे गुणों के साथ साथ नियम एवं कानूनों की कठोरता से पालन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रणाली एवं अनुशासन। प्रणाली एवं अनुशासन का अर्थ है सेना को उचित टुकड़ियों में बांटकर संगठित करना, सक्षम अधिकारियों को उनके योग्यता के आधार पर उचित पदों पर नियुक्त करना, राष्ट्रों को उत्तम अवस्था में बनाए रखना ताकि सेना के लिए जरूरी सामग्री आसानी से आ जा सके तथा सेना के खर्च पर नियंत्रण रखना। सेना के प्रत्येक जनरल को इन 5 तत्वों की जानकारी होनी जरूरी है। जो इनसे परिचित है वो विजयी होगा तथा कभी पराजित नहीं होगा। सैन्य अवस्थाओं का मूल्यांकन अथवा परख करते समय निम्न तथ्यों को अपने तुलनात्मक अध्ययन का आधार बनाया जाना चाहिए। पहला, दोनों राष्ट्रों में से कौन सा राष्ट्र नैतिक नियमों से प्रेरित है। दूसरा, दोनों राष्ट्रों में से कौन से राष्ट्र का सेनाध्यक्ष अधिक योग्य है। तीसरा, कौन से राष्ट्र को प्रकृति एवं पृथ्वी के लाभ अधिक प्राप्त है। चौथा, किस राष्ट्र की सेना में अनुशासन का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता है। तो साओ साओ की एक प्रशंसनीय कथा का जिक्र करता है। साओ साओ इतना अधिक कठोर एवं अनुशासन प्रिय था कि एक बार खड़ी फसलों की रक्षा के लिए बनाए हुए उसके कठोर नियमों के चलते उसने स्वयं को ही मृत्यु की सजा सुना दी, क्योंकि उसने अपने घोड़ों को अनाज के एक खेत में खड़े होने दिया था। परंतु उसके अनुयायियों ने न्याय प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए समझा बुझाकर उसे ऐसा न करने के लिए राजी कर लिया। अतः अब आप कानून बनाते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि इसकी अवमानना न हो, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। 5वां, दोनों देशों में से किसकी सेना अधिक शक्तिशाली है। 6वां, कौन सी सेना के अधिकारी एवं सैनिक अधिक प्रशिक्षक है, क्योंकि निरंतर अभ्यास के अभाव में सैनिक युद्ध के नाम से भयभीत होंगे तथा आवश्यक प्रशिक्षण के अभाव से सेनाधिकारी आपातकाल में अनिश्चित एवं दुविधा की स्थिति में होंगे। परिणाम स्वरूप वे उचित निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। 7वां, किस देश की सेना में पुरस्कार एवं दंड देने के निर्णय का अधिक कठोरता के साथ पालन किया जाता है, अर्थात किस सेना में यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित होता है कि कार्यकुशलता के आधार पर पदोन्नति होगी तथा गलत कदम उठाने वालों की दंडित किया जाएगा। उपरोक्त 7 बातों के आधार पर मैं विजयी अथवा पराजय की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। जो सेनाध्यक्ष मेरे द्वारा बताए गए तरीकों पर अमल करेगा विजयी होगा। ऐसे अधिकारी के हाथों में सेना का नियंत्रण दिया जाए और जो ऐसा नहीं करेगा उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा एवं उसे अविलंब निष्कासित किया जाए। मेरे द्वारा बताए गए तरीकों का भरपूर फायदा उठाए। इसके अतिरिक्त
यदि किसी भी प्रकार का लाभ मिले तो उसे अवश्य ले तथा कार्य योजना में उसी के अनुसार संशोधन करे। यहाँ सत्सु हमेशा वैचारिक सिद्धांतों पर अपना पूरा विश्वास जमाए रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि चेंग यू के अनुसार युद्ध के सभी नियम यद्यपि सभी के लाभ के लिए लिपिबद्ध किए जा सकते हैं, परंतु वास्तविक युद्ध में लाभ प्राप्त करने के प्रयास शत्रु के क्रियाकलापों के आधार पर बदले एवं निर्धारित किए जाने चाहिए। वाटरलू के युद्ध की पूर्व संध्या पर लॉर्ड अक्सब्रिज, जो एक घुड़सवार सेना का कमांडर था, वेलिंगटन के शासक ड्यूक के पास उसकी अगले दिन की योजनाओं की जानकारी हासिल करने पहुंचे, क्योंकि प्रधान सेनापति होने के नाते जानकारी के अभाव में आपातकालीन स्थिति में वह उचित योजनाएं तैयार करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। ड्यूक ने उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुना और पूछा, और कौन पहले आक्रमण करेगा, मैं या बोनापार्ट? एक्सब्रिज ने उत्तर दिया, बोनापार्ट। ड्यूक का प्रत्युत्तर था, बोनापार्ट ने मुझे अपनी योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और क्योंकि मेरी योजनाएं उसकी योजनाओं पर निर्भर होती है, अतः सही जानकारी के अभाव में मैं तुम्हें कोई भी सलाह नहीं दे सकता। संपूर्ण युद्ध प्रणाली छल पर आधारित है, अतः हमला करने पर लगता चाहिए कि हम आक्रमण करने की स्थिति में नहीं हैं। जब हम अपनी ताकतों का प्रयोग कर रहे हो तो स्वयं को निष्क्रिय दिखाएं। जब हम निकट हो तो दुश्मन को लगना चाहिए कि हम उनसे बहुत दूर है, और जब दूर हो तो उन्हें लगना चाहिए कि हम उनसे अत्यंत ही करीब हैं। दुश्मन को फंसाने के लिए उसे प्रलोभन दे। दुश्मन के इलाके में अफवाहों के द्वारा अव्यवस्थाएं फैलाए। यदि वह सभी मोर्चे पर मजबूत है तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहे, और यदि वह आपसे अधिक ताकतवर है तो उसका सामना करने से बचे। अत्यधिक सैनिक गुणों से परिपूर्ण होने की वजह से महान माने जाने वाले वेलिंगटन अपने छल प्रणाली के चलते अपने मित्र एवं शत्रु दोनों को ठग लेता था। यदि दुश्मन गुस्से वाला है तो परेशान करके उसे तंग करे, उसके सामने स्वयं को दुर्बल जाहिर करे ताकि वह घमंडी बन जाए। रण कौशल में निपुण व्यक्ति अपने दुश्मन के साथ ऐसे खेल खेलता है जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। पहले वह कमजोर बनने का नाटक करते हुए दुबक कर बैठ जाती है और समय आने पर अचानक आक्रमण कर देती है। यदि दुश्मन आराम से बैठा हो तो उसे आराम न करने दे। यदि उसकी सेना में एकजुटता है तो उसे फूट डाले। शत्रु को वहां आक्रमण करे जहां वह तैयार न हो, तथा वहां प्रकट हो जाए जहां आपके होने की कोई अपेक्षा न हो। युद्ध के इन मूल मंत्रों जो विजय प्राप्ति में सहायक होते हैं को गुप्त रखना चाहिए। इनका भेद खुलने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जीतने वाला सेनापति युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अनेक प्रकार की गणना करता है। हारने वाला सेनाध्यक्ष भी अनुमान लगाता है, परंतु जीतने वाले की तुलना में कम युद्ध जीतने के लिए विजय एवं पराजय दोनों विषयों पर अवलोकन करना जरूरी होता है, तथा इसी आधार पर मैं यह भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। अध्याय दूसरा, युद्ध की तैयारी। युद्ध से पहले हमें उसकी लागत का पता लगा लेना चाहिए। तत्सु के अनुसार युद्ध संचालन में जहां द्रुत गति से दौड़ने वाले 1000 रथ हो, सुरक्षा कवच पहने हुए 1 लाख सैनिक हो, जिनके पास 1000 कोस चलने तक की रसद हो, साथ ही छावनी तथा सरहद पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो, जिसके द्वारा आने जाने वाले अतिथियों की आवभगत भी हो सके। छोटी छोटी आवश्यकताएं वस्तुओं जैसी गोंद, रंग रोगन तथा रथों एवं सुरक्षा कवचों पर किए जाने वाला खर्च सब मिलाकर प्रतिदिन 1000 चांदी के सिक्कों के बराबर आएगा। यह कीमत है 1 लाख सैनिकों की सेना खड़ी करने की। जब लड़ाई असली हो और जीत पाने में देरी हो रही हो तो हथियार अपनी धार खो बैठते हैं और सैनिकों का जोश ठंडा पड़ जाता है। यह किसी किले को घेर कर अपनी ऊर्जा नष्ट करने के समान है। लंबे चलने वाले युद्ध में राज्य के सभी संसाधन उस युद्ध का बोझ उठाने की क्षमता खो देते हैं। याद रखें, जब हथियारों की धार मंद पड़ जाए, सैनिक अपना जोश खोने लगे, खजाना खाली हो जाए, ऐसे में आसपास के राज्य आपकी अवस्था का लाभ उठाने की ताक में रहेंगे। ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नतीजों से चतुर व्यक्ति तक का बच निकलना असंभव है। अतः युद्ध में मूर्खतापूर्वक चंदबाजी तो सुनने में आई है, परंतु लंबे समय तक युद्ध करते रहने का कोई औचित्य नहीं है, तथा संपूर्ण मानवता के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि लंबे युद्ध के चलते किसी राष्ट्र को तनिक भी लाभ मिला हो। युद्ध में
गति के महत्व को वही समझ सकता है जो लंबी लड़ाई के दुष्परिणामों से परिचित हो। कहने का अर्थ है युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करके तुरंत लाभ प्राप्त करें। जो लंबे अंतराल वाले युद्ध के गलत परिणामों को जानता हो वही युद्ध को लाभदायक तरीके से लड़ना जानेगा। युद्ध में प्रवीण सैनिक रसद भी कभी दोबारा मांग नहीं करता और न ही उसके आपूर्ति वाहन को 2 से अधिक बार भरा जाता है। एक बार युद्ध की घोषणा हो जाने के बाद वह अपना बहुमूल्य समय आपूर्ति की प्रतीक्षा में बर्बाद नहीं करता, न ही वो सेना को ताजा राशन पाने के लिए पीछे मोड़ता है। वो तो बिना अपना समय गंवाए दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसके लिए समय के सदुपयोग का मतलब हमेशा अपने दुश्मन से एक कदम आगे होना है। अभेद रणनीति बनाने में निपुण जूलियस सीजर तथा नेपोलियन बोनापार्ट तक ने समय के सदुपयोग पर विशेष जोर दिया है। अपने युद्ध सामग्री साथ लेकर चले, परंतु नजर दुश्मन के साधनों पर जमाए रहे। ऐसा करने से सेना के पास पर्याप्त खाद्य सामग्री सदैव बनी रहेगी। काफी दूर तक सेना का भरण पोषण करने से राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है तथा इसकी वसूली जनता से करने पर लोगों में तंगहाली आ जाती है। दूसरे शब्दों में सेना का खर्च राज्य में महंगाई बढ़ाने का कारण बनता है तथा बढ़ी हुई कीमतों के चलते लोगों की जमा पूंजी तो बर्बाद होती ही है, साथ ही उन्हें भारी भरकम कर भी चुकाना पड़ता है। अंततः लोग अत्यधिक कठोर परिश्रम करने पर विवश हो जाते हैं। द्रव्य एवं ऊर्जा की इस हानि के कारण प्रजा को अत्यंत वेदना एवं पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में टूटे रथ, थके व घायल घोड़े, रक्षा कवच, नकाब, लोहे की टोपियां, तीर कमान, भाले, ढाल एवं बैलगाड़ियों आदि का कुल खर्च राज्य के आधे खर्च के बराबर हो जाएगा। नागरिक को सेना किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। इनके महत्व को समझना तथा उन्हें सुरक्षा एवं भोजन की गारंटी देना सत्ता में बैठे लोगों का प्रथम कर्तव्य है। बुद्धिमान सेनाध्यक्ष इस बात का विशेष ज्ञान रखता है कि मौका मिलते ही दुश्मन के साधनों को उपयोग में लाया जाए, क्योंकि खाद्य सामग्री से भरी दुश्मन की एक गाड़ी अपनी 20 गाड़ियों के बराबर होती है। यही नियम दुश्मन की अन्य चीजों पर समान रूप से लागू होता है। दुश्मन को मारने के लिए हमें हमारे सैनिकों में आक्रोश को जागृत करना चाहिए। दुश्मन की पराजय में उन्हें अपने विजय नजर आनी चाहिए। दुश्मन को पराजित करने के लिए उन्हें आवश्यक रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जब्त की गई दुश्मन की संपत्ति में से उन्हें इनाम भी देना चाहिए, ताकि युद्ध में उनकी रुचि बनी रहे तथा हर सैनिक दुश्मन को हराने में अपना तन मन लगा दे। अतः जब शत्रु के 10 या अधिक रथ जीतने जाए तो उन सैनिकों को पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने इन पर पहले कब्जा किया हो। दुश्मन के रथों पर से उनके झंडे उतारकर उन पर अपनी पताका अवलंब फहरा दे। साथ ही इन जीते गए रथों को अपने रथों के संग मिलाकर इनका उपयोग युद्ध में करना चाहिए तथा बंदी बनाए गए सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी को पराजित शत्रु का प्रयोग करके अपना बल एवं सामर्थ्य बढ़ाना कहा जाता है। युद्ध को गंभीरता से लें। युद्ध में आपका मकसद विजय प्राप्त होना चाहिए, न कि लंबी लड़ाई। एक सेनाध्यक्ष राष्ट्र के भाग्य का विधाता होता है। इसी व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर करता है कि देश में शांति एवं सुरक्षा रहेगी अथवा देश पर खतरे के बादल मंडराएंगे। अध्याय 3 छल पूर्वक आक्रमण। युद्ध करना और उसे जीतना कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है बिना लड़े शत्रु के सारे अवरोध समाप्त कर देना। दुश्मन का सारा इलाका बिना तोड़ फोड़ सही सलामत अपने कब्जे में ले लेना व्यवहारिक युद्ध कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसी क्रम में दुश्मन की पूरी सेना, पलटन, कंपनी, बटालियन आदि को बर्बाद किए बिना पकड़ना उसे नष्ट करने से अधिक बेहतर है। इसके लिए जरूरी है कि दुश्मन की योजनाओं को समझना, कार्यान्वित होने से पहले ही उन्हें निष्फल कर देना, दुश्मन की सेना को एकत्र होने से बचाना, दुश्मन को उसके मित्रों से अलग थलग रखना तथा युद्ध के मैदान में शत्रु पर धावा बोल देना। किसी किले की घेराबंदी युद्ध में सबसे कठिन कार्य है। अतः जहां तक संभव हो किले को न घेरा जाए। इसी काम के लिए कारतूसों से बचाने वाले चोगे, गतिमान शरणास्थल और हथियार आदि जुटाने में 3 महीने लग जाएंगे तथा किले के बाहर मिट्टी और पत्थर जुटाकर किले बनाने में 3 महीने और लग जाएंगे। इतनी लंबी अवधि के बाद युद्ध के लिए अधीर जनरल जब अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश देगा तो उसकी 1/3 सेना मारी जाएगी और किला फिर भी फतह न होगा।
किले की घेराबंदी के इतने अधिक विनाशकारी परिणाम होते हैं। एक बुद्धिमान सेना नायक दुश्मनों को बिना युद्ध किए पराजित करके अपने कब्जे में ले लेता है। वह उनके शहरों को बिना घेरे ही जीत लेता है। बिना लंबी लड़ाई के वह उन्हें धराशायी कर देता है। अपनी सेना को एकजुट रखते हुए बिना कोई नुकसान पहुंचाए वह दुश्मन के राज्यों पर विजय प्राप्त करता है। युद्ध का नियम: यदि हमारी सेना दुश्मन की सेना से 10 गुना बड़ी है तो उसे घेरना, यदि 5 गुना बड़ी है तो हमला करना, यदि 2 गुना बड़ी है तो अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटना। एक भाग दुश्मन पर सामने से तथा दूसरा पीछे से आक्रमण करेगा। यदि दुश्मन सामने से जवाब देता है तो उसे पीछे से रोन डाले, और यदि वह पीछे से किए गए हमले का जवाब देता है तो उसे सामने से नष्ट करे। कहने का अर्थ यह है कि सेना के एक हिस्से का नियमित रूप से प्रयोग करें तथा दूसरे हिस्से का आपात स्थिति में। यदि दोनों सेनाएं एक दूसरे के टक्कर की है तो धावा बोलना चाहिए। यदि वे संख्या में कम है तो हमें उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, परंतु शत्रु के मुकाबले अगर हमारी तादाद बहुत कम है और हम मोर्चे पर हमसे कमजोर है तो युद्ध भूमि छोड़ देना हमारे लिए सर्वोत्तम विकल्प होगा। लड़ाई की शुरुआत छोटी टुकड़ी से करें तथा समापन बड़ी सेना के साथ। सेनापति राष्ट्र की ढाल होता है। यदि ढाल मजबूत है तो राज्य व्यवस्था भी मजबूत होगी, परंतु यदि कमजोर है तो राज्य भी असुरक्षित एवं कमजोर होगा। शासक अथवा तो शासन व्यवस्था 3 प्रकार से सेना को नष्ट कर सकती है: आंख मूंद कर सेना को आगे बढ़ाने या पीछे हटाने का आदेश देकर, इसी कहते हैं सेना को पंगु बना देना। किसी भी राज्य को बाहर से तथा सेना को अंदर से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। जब सेना दुश्मन से बहुत नजदीकी हो तो सेनापति को सेना से थोड़ी दूर पर होना चाहिए ताकि स्थिति, परिस्थिति एवं अवस्थाओं का मूल्यांकन सही प्रकार से करके सेना को उचित निर्देश दिया जा सके। सेना को उसी तरह चलाना जिस तरह से प्रशासन को चलाया जाता है। यह अनुचित है क्योंकि प्रशासन एवं सेना दोनों के हालात एवं तौर तरीके अलग अलग होते हैं। इससे सेना में अशांति पैदा होती है। सैनिक कार्य क्षेत्र एवं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। मानवता एवं न्याय वे सिद्धांत है जिनके राज्य का प्रशासन चलाया जाता है, परंतु ये सिद्धांत सेना में काम नहीं आते हैं। वहाँ मौका परस्ती तथा लचीलापन जरूरी होता है। शासक द्वारा अपनी सेना पर दुर्भाग्य थोपने का तीसरा तरीका है सेना में अधिकारियों की योग्यता को नजरअंदाज करके गलत स्थानों पर उनकी नियुक्ति करना, जिसके चलते उनकी योग्यता का इस्तेमाल सही जगह नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शासक सेना में परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेने के सिद्धांत से परिचित नहीं होता। इससे जवानों का विश्वास तो टूटता ही है, साथ ही उनका हौसला भी कमजोर पड़ता रहता है। शुमा चेन के अनुसार यदि कोई सेनापति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने के सिद्धांत से अनभिज्ञ है तो उसे आधिकारिक पद नहीं सौंपा जाना चाहिए। काम लेने में निपुण व्यक्ति बुद्धिमान, साहसी, लालची और मूर्ख व्यक्ति तक से भी काम करवा लेता है। बुद्धिमान अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता है और अपनी योग्यता सिद्ध करता है। बहादुर व्यक्ति अपनी बहादुरी दिखाता है। लालची व्यक्ति सदैव अवसर की तलाश में रहता है तथा मूर्ख व्यक्ति मौत से नहीं डरता। जब सेना अशांत हो तथा उसमें विश्वास की कमी हो तो आसपास के राजाओं की तरफ से मुसीबत का आना निश्चित है। इससे सेना में अराजकता फैलती है तथा विजयश्री आपको हाथों से फिसल कर दूर चली जाती है। अतः जीत के लिए निम्न 5 बातों का पता होना हमारे लिए अति आवश्यक है। बात पहली, वह जीतेगा जो जानता है कि कब युद्ध कहा है और कब नहीं। यदि वह युद्ध करने में सक्षम है तो आगे बढ़कर वह आक्रमण करेगा, यदि नहीं तो प्रतिरक्षात्मक होकर पीछे हट जाएगा। जो यह जानता है वह अवश्य ही विजयी होगा। दूसरा, वह जीतेगा जो जानता है कि अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ और कैसे करना है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेनापति द्वारा सैनिकों की सही संख्या का अनुमान लगाने की योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि युद्ध कला को जानकर एक छोटी सेना भी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कर सकती है। अपना ध्यान युद्ध में पैदा होने वाले अवसरों का लाभ उठाने पर जमाए रहे। यदि सेना शक्तिशाली है तो युद्ध भूमि में बने रहे, अन्यथा युद्ध क्षेत्र में मुश्किल खड़ी कर दे। तीसरा, वह जीतेगा जिसकी सेना एक ही लक्ष्य से प्रेरित है। वह जीतेगा जो पहले से तैयार होकर दुश्मन की सेना की प्रतीक्षा करता है। पांचवा, वह जीतेगा जिसके पास पर्याप्त सैन्य क्षमता है
और शासक उसके काम में दखल नहीं देता। बड़े बड़े आदेश देना सरकार का कार्य होता है, परंतु सेना के लिए निर्णय लेना का अधिकार सेनापति के कार्य क्षेत्र में आता है। सेना के कामों में अनावश्यकता दखलंदाजी से होने वाले दुष्परिणामों की व्याख्या करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, परंतु सभी जानते हैं कि नेपोलियन को मिली असाधारण सफलता का श्रेय इसी बात को जाता है कि उसकी फौज में किसी केंद्रीय सत्ता के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। यदि आप अपने दुश्मन को जानते हैं और स्वयं से भी अच्छी तरह परिचित है, तो आपको 100 बार आक्रमण करने से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वयं को तो जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो वह विजय के बाद आपको एक पराजय का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि आप न तो स्वयं के और न ही दुश्मन के विषय में जानते हैं, तो हर युद्ध में आपकी पराजय निश्चित है। यदि आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो आप आक्रमण प्रणाली अपना सकते हैं, तथा स्वयं को जानने का लाभ यह है कि समय रहते आप प्रतिरक्षात्मक कदम उठा सकते हैं। आक्रमण प्रतिरक्षा का भेद है तथा प्रतिरक्षा आक्रमण से पूर्व की तैयारी। अध्याय 4 सुनियोजित व्यवस्थापन। एक कुशल योद्धा सर्वप्रथम स्वयं को अपराजित बनाता है और फिर उस मौके का इंतजार करता है तब दुश्मन को पराजित किया जा सके। खुद को पराजय से बचाए रखना स्वयं हमारे हाथों में होता है, परंतु दुश्मन को पराजित करने का अवसर स्वयं दुश्मन द्वारा दिया जाता है। एक अच्छा योद्धा स्वयं को पराजय से बचाने में माहिर होता है। इसके लिए वह अपने सैनिकों को छिपा कर रखता है, उनके रास्तों को गुप्त रखता है तथा बचाव के उपाय एवं सावधानियों का निरंतर पालन करता है। परंतु फिर भी यह निश्चित नहीं होता कि वह शत्रु को पराजित कर ही देगा। इसीलिए कहावत है, आपको यह पता होना चाहिए कि बिना युद्ध किए कैसे जीता जाए। पराजय से बचने के लिए रक्षात्मक दाव पेचों का इस्तेमाल किया जाता है तथा दुश्मन को हराने के लिए आक्रामक होना पड़ता है। रक्षात्मक होना दुर्बलता की निशानी है, जबकि आक्रामक होना हमारी शक्तिशाली होने का सूचक है। रक्षात्मक कौशल में कुशल सेनानायक अपनी सेना को गुप्त स्थान पर छिपा देता है, जबकि हमला करने में प्रवीण सेनानायक दुश्मन पर आकाश की ऊंचाई से प्रकाश की गति से टूट पड़ता है। इन तरीकों के इस्तेमाल के द्वारा एक ओर जहां हम स्वयं की रक्षा करते हैं, वही दूसरी ओर जीत को हासिल कर लिया जाता है। सरल अथवा पहुंच के अंदर की जीत को हासिल करने में कोई बहादुरी नहीं है, न ही दुर्बल को परास्त करने में किसी भी प्रकार का गौरव है। असली जीत है जीत के लिए गुप्त योजनाएं तैयार करना, दबे पांव आगे बढ़ना, दुश्मन के इरादे को ध्वस्त करना, उसकी योजनाओं को असफल करना तथा ऐसा करते हुए बिना खून बहाए विजय को प्राप्त करना। पतझड़ में गिरे हुए पत्तों को बटोरना मात्र से आप बहादुरी नहीं बन जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को देख पाना तीव्र दृष्टि का प्रमाण नहीं है, न ही बादल की गर्जना अथवा तूफान की आवाज को सुन लेना तेज श्रवण की शक्ति का परिचायक है। होशिन हमें असाधारण क्षमता, तेज नजर तथा त्वरित समझ शक्ति का उदाहरण देते हुए बताते हैं। बूहो 250 टन वजन की टिपाई उठा लेता था। लीचू 100 कदम दूर रखे राय के दाने तक को देख लेता था तथा शीख वहां मच्छर के कदमों की आहट तक को भाप लेता था। हमारे पूर्वज उसे चतुर योद्धा मानते हैं जो न केवल युद्ध में विजय प्राप्त करता है, बल्कि वह जीत को आसान बनाने में भी प्रवीण होता है। चीजों को उसी रूप एवं अवस्थाओं में देखने वाले योद्धा को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है, परंतु अपनी दूरदर्शिता के चलते वर्तमान के पार देख पाने की क्षमता रखने वाला योद्धा सरलतापूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी जीत पर न तो उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना होती है और न ही उसकी बहादुरी की प्रशंसा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हासिल की गई जीत पैदा की गई उन उद्देश्य परिस्थितियों के चलते प्राप्त की जाती है जिन्हें साधारण लोग देख नहीं पाते। परिणाम स्वरूप उसे किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं दिया जाता, क्योंकि दुश्मन बिना लड़ाई और खून खराबे के ही हार मान लेता है। वह अपने युद्ध बिना कोई गलत कदम उठाए जीतता है। वह अपनी सेना को अनावश्यक कूच के लिए तैयार नहीं करता है, न ही वह निरर्थक आक्रमण की योजनाएं बनाता है, क्योंकि मात्र शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करने वाला योद्धा अक्सर पराजय का सामना करता है। ठीक इससे विपरीत जो योद्धा भविष्य की उन संभावनाओं एवं परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने की योग्यता रखता है जो वर्तमान में प्रकट ही नहीं हुए हैं, कभी भी भूल नहीं करेगा तथा हर हाल में विजयी होगा। उसका गलती न करना उसकी जीत को सुनिश्चित बनाता है। दूसरे शब्दों में, पहले
पहले ही से हारे हुए शत्रु पर विजय प्राप्त करना इसी को कहा जाता है। युद्ध में निपुण योद्धा सर्वप्रथम अपनी पराजय को असंभव बनाता है। वह स्वयं को ऐसी अवस्था में स्थापित कर लेता है जहां उसकी पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता, तथा वह दुश्मन को परास्त करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। एक अच्छा योद्धा पहले जीत की योजना तैयार करता है तथा बाद में सुनिश्चित योजना अनुसार युद्ध करता है एवं उसे जीतता भी है। वही दूसरी ओर हारने वाला योद्धा पहले युद्ध करता है तथा बाद में अपनी सफलता की संभावनाओं को तलाशता है। युद्ध में सर्वप्रथम ऐसी अचूक योजनाएं बनाए जो निश्चित रूप से विजय दिलाए। उसके बाद ही अपनी सेना को युद्ध के लिए कूच करने का आदेश दे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और मात्र अपनी ताकत पर निर्भर रहकर आगे बढ़ेंगे तो युद्ध में आपकी जीत अनिश्चित है। अत्यधिक निपुण मार्गदर्शक नैतिक नियमों को विकसित करता है तथा निरंतरता एवं दृढ़ता के साथ प्रणाली एवं अनुशासन का पालन करता है। इसीलिए सफलता उसके कदम चूमती है। तरीकों की बात करें तो सेना की 5 विधियां होती है, जिनमें पहली है मापन, दूसरी है मात्रा अथवा संख्या का अनुमान, आंकलन, तीसरी है गणना, चौथी है अवसरों का संतुलन तथा पांचवी है जीत, जिसमें माप का अस्तित्व पृथ्वी यानी कि दूरी पर निर्भर करता है, मात्रा का माप पर, गणना का मात्रा के अनुमान पर, अवसरों का संतुलन गणनाओं पर तथा विजयी अवसरों के संतुलन पर आधारित होते हैं। जीतने और हारने वाली सेनाओं के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि तुला यानी कि तराजू के एक पलड़े में एक पौंडे का वजन रखा जाए तथा दूसरे में अनाज का एक दाना। विजयी सेना की रफ्तार 100 कोस ऊंचाई से गिरने वाले झरने के पानी के बहाव के समान होती है और फलपूर्व व्यवस्थाओं के लिए इतना ही पर्याप्त है। अध्याय 5 ऊर्जा यानी शक्ति। संजू के अनुसार एक बड़ी सेना पर नियंत्रण करने तथा कुछ लोगों का नियंत्रण करने में सैद्धांतिक रूप से समानता है। अंतर केवल व्यक्तियों की संख्या का है। अपने नेतृत्व में एक बड़ी सेना को लेकर युद्ध करना तथा एक छोटी सेना के साथ युद्ध करने में कोई अंतर नहीं है। यह चिन्हों तथा संकेतों को स्थापित करने की विधि मात्र है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सेना दुश्मन के आक्रमण को बर्दाश्त कर सके और उसका आत्मविश्वास बना रहे, आपको सीधी सेवन तथा टेढ़ी और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की चालें चलनी होगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि दुश्मन हमारे सीधे साधे हमले को गुप्त तथा योजनाबद्ध तरीके से नियोजित आक्रमण समझे एवं ठीक इसके विपरीत हमारे योजनाबद्ध तरीके से किए गए आक्रमण को वह सीधे साधे तरीके के किया हुआ हमला समझे। शत्रु की सेना पर आपकी सेना का ऐसा असर होना चाहिए जैसे अंडे को चक्की के 2 पत्थरों के बीच डालकर कुचले पर होता है, परंतु इस तरह के परिणाम प्राप्त करने के लिए दुश्मन के गुण एवं अवगुण दोनों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हर प्रकार के युद्ध में सीधे तथा सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं, परंतु जीत हासिल करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार चालों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी होता है। अप्रत्यक्ष युक्तियों को दृढ़तापूर्वक विकसित करें। इनके इस्तेमाल से शत्रु की सेना पर आगे या पीछे कहीं से भी धावा बोला जा सकता है। अप्रत्यक्ष युक्तियों का यदि दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाए तो ये धरती और आकाश की तरह कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये उसी प्रकार अनंत बन जाती है जैसे कि नदियाँ और जल की धारा, सूर्य और चंद्रमा। यदि ये युक्तियाँ कभी समाप्त होती भी है तो इनका पुनर्जन्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 4 ऋतुओं जाने के बाद पुनः वापस लौट आती है। संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं, किंतु 7 स्वरों का संगम इतनी धुनें बना देता है कि जिनका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, फिर भी आपस में मिलकर वे इतने रंगों का निर्माण कर देते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है। दुनिया में केवल 5 प्रमुख स्वाद है: कड़वा, मीठा, तीखा, नमकीन तथा खट्टा। किंतु इनका सम्मिश्रण इतने तरह के स्वाद बना सकता है जिन सभी का श्रेष्ठ स्वादन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार युद्ध में आक्रमण के केवल 2 ही तरीके हैं, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष। किंतु इन दोनों को मिलाकर युद्ध की अंतहीन श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष विधियां बारी बारी से एक दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह इसी प्रकार से है जैसे कि आप एक अंतहीन वृत्त यानी कि गोलाकार में घूम रहे हो। इतने बड़े और अधिक मिश्रणों की संभावनाओं को कौन समाप्त कर सकता है? उत्तेजित सैनिकों का आगे बढ़ना तूफान के उस प्रवाह के समान होता है जो अपने मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी चट्टान तक को उखाड़ देता है। आपका निर्णय इतने ऊंचे स्तर का होना चाहिए कि शत्रु पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सके।
बिल्कुल उसी तरह जैसे बाज सही समय पर आक्रमण करके अपने शिकार को नष्ट कर देता है। अतः एक अच्छा योद्धा वही है जो हमला करने में बहुत खतरनाक होता है तथा निर्णय लेने में तेज। दूसरे शब्दों में खींची हुई कमान यानी कि धनुष की तुलना ऊर्जा से की जा सकती है, परंतु तीर के छोड़े जाने को ही निर्णय कहा जाता है। युद्ध के शोरगुल तथा कोलाहल के बीच अनियंत्रित तथा अनुशासनहीन की गलतफहमियां पैदा हो सकती है। असमंजस तथा घोर अव्यवस्था के बीच जहां आपकी सेना के सिर पैर तब का पता न चलता हो, सुव्यवस्थित बने रहकर ही आप अपने विजय को सुनिश्चित बना सकते हैं। दिखावटी अव्यवस्था अच्छे अनुशासन को दर्शाती है। बनावट भी कायरता बहादुरी का सूचक है तथा कमजोरी का बहाना करना आपके शक्तिशाली होने का प्रमाण है। यदि आप शत्रु को गुमराह करने के लिए घबराहट अथवा उलझन का अभिनय करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने सेना के भीतर आदर्श एवं पूर्ण अनुशासन का विकास करें। यदि आप दुश्मन को फंसाने के लिए कायरता का अभिनय करना चाहते हैं तो अपनी सेना में अभूतपूर्व शासन का निर्माण करें तथा यदि आप अपने शत्रु को घमंडी बनाकर मात देने के लिए स्वयं को दुर्बल दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी सेना में गजब की ताकत होनी चाहिए। नियंत्रण को अनियंत्रण के चोगे में छिपाने का आसान तरीका है सेना को टुकड़ियों में बांट देना। साहस को कायरता के भीतर छिपाने के लिए आपके पास गुप्त ऊर्जा का होना अत्यावश्यक है। स्वयं को दुर्बल दर्शाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना आपकी कौशलपूर्ण व्यवस्था के प्रयोग की योग्यता पर निर्भर करता है। हसी युमन को बर्बाद करने के इरादे से हेन के पहले सुल्तान काओ शू ने वहां की व्यवस्थाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए गुप्तचर भेजे। हसी युमनु को यह सब पहले ही पता चल चुका था, अतः उसने बड़ी ही होशियारी से अपने सभी अच्छे सैनिक और ताकतवर घोड़ों को छिपा दिया, जिसके चलते गुप्तचर मात्र कमजोर सैनिक तथा मरियल महवेशियों को ही देख पाए। परिणाम स्वरूप सभी गुप्तचरों ने राजा को आक्रमण की सलाह दी, किंतु लाओ चिंग एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस फैसले का विरोध किया। उसने कहा, जब दो देश युद्ध करने वाले हो तो उनके द्वारा अपनी शक्ति का मन मुताबिक प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। हमारे गुप्तचरों ने जो देखा निश्चित रूप से दुश्मन की चाल है, अतः इसी छद्म सूचना के आधार पर शत्रु पर धावा बोलने का निर्णय करना बुद्धिमत्तापूर्वक नहीं होगा। किंतु बादशाह ने उसके इसी सुझाव को नजरअंदाज करते हुए आक्रमण कर दिया और पोटेंग में स्वयं को शत्रु से घिरा हुआ पाया। वह सेना जो दुश्मनों को नाक को चने चबवा दे, दुश्मन को अपनी ताकत का अंदाजा न लगने दे, चारा डालकर शत्रु को अपने जाल में फंसाकर गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। 341 ईसा पूर्व ची राज्य, जो वी राज्य के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था, ने तेनची तथा सन पिन को जनरल पेंग चुआन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। सन पिन और पेंग चुआन एक दूसरे से जाने दुश्मन थे। सन पिन ने कहा, ची राज्य अपनी कायरता के लिए बदनाम है तथा इसीलिए हमारा दुश्मन हमसे नफरत करता है, फिर क्यों न उसी बात का फायदा उठाया जाए। अतः जब सेना ने बी राज्य की सीमा में प्रवेश किया तो उसने पहली रात सेना को 1 लाख मसाले जलाने का हुक्म दिया, अगली रात 50,000 तथा उसके बाद मात्र 20,000। यह देखकर पेंग जुआन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता था ये लोग डरपोक है, तभी तो आधे से भी ज्यादा लोग भाग चुके हैं। शन पिन ने युद्ध से भागने का अभिनय किया। वो एकदम घाटी में जा पहुंचा। शन पिन ने अनुमान लगाया कि पेंग जुआन उसे ढूंढते हुए देर रात तक ये वहां जरूर पहुंच जाएगा। उसने एक पेड़ की छाल उतरवा दी और उस पर बुदवा दिया। इस वृक्ष के नीचे पेंग जुआन की मौत होगी। अंधेरा होने पर उसने तीरंदाज की एक मजबूत टुकड़ी को घात लगाकर हमला करने के लिए वहां छिपा दिया और आदेश दिया, जैसे ही उन्हें पेड़ के नीचे रोशनी दिखाई दे तीरों की बौछार की जाए। देर रात पेंग चुआन वहां आ पहुंचा, यह जानने के लिए कि पेड़ पर क्या लिखा है। उसने रोशनी की तो उसे तीरों की बौछार से छल्ली कर दिया गया। ये देखकर उसकी सेना भाग खड़ी हुई। अपनी सेना की इतनी बुरी पराजय को देखकर पेंग चुआन ने निराश होकर गला काटकर आत्महत्या कर ली। एक चतुर नायक सेना की संयुक्त शक्ति का उपयोग भली भांति करना जानता है। वह एक अकेले सैनिक से अधिक ही अपेक्षा नहीं करता। वह प्रत्येक सैनिक की प्रतिभा प्रवीणता के अनुसार उनके काम लेता है तथा जिनमें गुण न हो उनसे गुणों की अपेक्षा नहीं करता। सर्वप्रथम वह देखता है कि उसकी सेना में कितने क्षमता है। उसके बाद वह व्यक्ति निपुणता एवं योग्यता पर ध्यान देता है तथा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेता है। वह उन व्यक्तियों से उत्तम तथा परिपूर्ण परिणाम की अपेक्षा नहीं करता जिनमें कुशलता की कमी होती है। सही व्यक्ति का चुनाव तथा संग्रह ताकतों का उपयोग करना ही
उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। जब वह संयुक्त ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करता है तो उसके योद्धाओं का बल ढलन से फिसलते हुए लट्ठों या पत्थरों के समान होता है, क्योंकि पत्थर अथवा लकड़ी के लट्ठे का यह प्राकृतिक स्वभाव होता है कि वह समतल मैदान धरातल पर स्थिर बना रहता है, परंतु जैसे ही उसे ढलान से नीचे छोड़ा जाता है तो वह असाधारण गति पकड़ लेता है। ठीक इसके विपरीत चोकर आकार वाली चीज इस काम के लिए उपयोगी साबित नहीं होती है। अतः अच्छे योद्धाओं द्वारा जिस ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसकी तुलना हजारों फुट ऊंचे पर्वत से नीचे गिरने गोले पत्थर से की जा सकती है। ऊर्जा के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा। युद्ध के मैदान में तेजी के साथ बदलाव एवं उन्नति तथा अचानक आक्रमण करके छोटी सेना के द्वारा भी जीत हासिल की जा सकती है। अध्याय 6 कमजोर एवं मजबूत अवसर। संजू के अनुसार जो रणभूमि में पहले पहुंचता है उसमें युद्ध के लिए भरपूर उत्साह फूट फूट कर भरा होता है। विपरीत इसके जो देर से आता है वह जल्दबाजी एवं भागादौड़ी में ही थक जाता है। इसीलिए एक चतुर योद्धा वह होता है जो शत्रु पर अपने फैसले थोपता है तथा स्वयं के साथ दुश्मन को ऐसा करने का कभी मौका नहीं देता। वह दुश्मन को प्रलोभन देकर उसके खुद के नजदीक आने के लिए मजबूर कर देता है तथा नजदीक आने पर हमला करके उसे अपना निकट आने से रोक देता है। पहले जाल बिछाकर वह दुश्मन को लुभाएगा तथा बाद में दुश्मन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करेगा जिन्हें बचाना दुश्मन की प्राथमिकता होगी। यदि दुश्मन सुविधाजनक स्थिति में है तो वह उसके लिए असुविधा उत्पन्न करेगा। यदि दुश्मन के पास पर्याप्त रसद यानी खाद्य सामग्री है तो वह दुश्मन के लिए भूखमरी के हालात पैदा करेगा। यदि दुश्मन अपने कैंप में है तो एक चतुर योद्धा उसे बाहर निकलने पर मजबूर करेगा। ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां से खुद को बचाने के लिए दुश्मन को भागना पड़े। अचानक वहां जा पहुंचे जहां आपके होने की उम्मीद तक न हो। शून्य में से प्रकट हो जाए। कमजोर ठिकानों को नष्ट कर दे। सुरक्षित स्थानों के बचकर चले। उन जगहों पर धावा बोले जहां आक्रमण की उम्मीद भी न हो। एक सेना उस इलाके में लंबी दूरियां बिना बाधा और तनाव के तय कर सकती है जहां दुश्मन उपस्थित न हो। आक्रमण करके आप तभी सफल होंगे यदि आप ऐसे जगह धावा बोलेंगे जहां दुश्मन कमजोर हो। अपनी सेना की सुरक्षा की खातिर उन स्थानों पर मोर्चा संभाले जहां हमला करना संभव न हो। आक्रमण करने में निपुण योद्धा आकाश की ऊंचाई से प्रकाश की तरह प्रकट होते हैं। वो दुश्मन को स्वयं की रक्षा करने का अवसर नहीं देता। वो दुश्मन के असुरक्षित ठिकानों पर वार करता है। वह स्वयं को पाताल की गहराइयों में छिपा कर रखता है। उसे ढूंढ निकालना दुश्मन के लिए टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि प्रतिरक्षात्मक तरीकों से युद्ध करने में वह निपुण होता है। आक्रमण की कला में वह सेनानायक निपुण होता है, जिसका प्रतिद्वंदी यह नहीं जानता कि किस जगह का बचाव करना है, तथा प्रतिरक्षात्मक कला में वह सेनानायक निपुण होता है, जिसका विरोधी यह नहीं जानता कि आक्रमण कहाँ करना है। हे गुप्तता एवं गोपनीयता की दिव्य कला, आपके माध्यम से ही हम अदृश्य एवं इतने गुपचुप बन सकते हैं कि कोई हमारे आहत तक नहीं सुन पाता। तुम्हारे चलते ही दुश्मन की किस्मत हमारे मुट्ठी में होती है। यदि आप दुश्मन की कमजोरियों के बारे में जानते हैं तो आप निसंकोच एवं अप्रतिरोध आगे बढ़ सकते हैं। आप रुक रुक कर आगे बढ़ते हुए भी सुरक्षित रह सकते हैं, परंतु इसके लिए आपकी रफ्तार दुश्मन की रफ्तार से काफी अधिक होनी चाहिए। आप यदि युद्ध करना चाहते हैं तो दुश्मन को युद्ध के लिए बाध्य करें। इसके लिए ऐसी जगह पर दावा बोल दे जिसे बचाना दुश्मन की प्राथमिकता हो। वह चाहे किले के अंदर छिपा हो या खाई पार किसी सुरक्षित स्थान पर। ऐसा करने से दुश्मन बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। यदि हमला हम पर हुआ है तो हमें दुश्मन की समस्त संचार व्यवस्थाओं को भंग करना होगा तथा उन रास्तों पर कब्जा जमाना होगा जिनमें गुजरकर दुश्मन वापस जाएगा। और यदि हम आक्रमणकारी हैं तो हमारा हमला सीधे सम्राट पर होना चाहिए। हम यदि युद्ध से बचना चाहते हैं तो दुश्मन को हमारे ठिकाने की जानकारी होने पर भी युद्ध को रोका जा सकता है। सिर्फ हमें दुश्मन के रास्ते में ऐसे अस्पष्ट अथवा अनापेक्षित चीज डालनी होगी जिससे दुश्मन दुविधा की स्थिति में आ जाए। योंगपिंग शहर, जिस पर उस वक्त चूको लियांग का कब्जा था, पर जब शोमा आक्रमण करने वाला था तो चूको ने एकाएक अपने रंग ढंग बदल डाले। युद्ध के लिए बजने वाले ढोल नगाड़े अचानक बंद कर दिए गए। शहर का मुख्य द्वार खोल दिया गया। बाहर से देखने पर अंदर कुछ लोग झाड़ू लगाते और पानी चढ़ते हुए नजर आए। इस अनापेक्षित परिवर्तन का शोमा पर वही असर हुआ जो चूको चाहता था, क्योंकि शोमा को खबर मिली थी कि चूको उस पर घात लगाकर हमला करने वाला है। परंतु चूको की चाल के चलते जब उसे ऐसा नजर नहीं आया तो उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया और बिना युद्ध किए ही वापस लौट गया। दुश्मन की तैयारी
की जानकारी हासिल करने और स्वयं की गोपनीय बनाए रखने अपनी सैन्य शक्तियों को संगठित रखे, जबकि दुश्मन को उसकी सेना के विभाजन के लिए बाध्य करे। यदि दुश्मन की कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से नजर आती है, तो आक्रमण के लिए हमें अपनी सेना को एकजुट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को गुप्त रखते हुए दुश्मन को उसकी फौज का विभाजन करने के लिए विवश कर सकते हैं, जो उसे स्वयं पर चारों तरफ से होने वाले आक्रमण से बचने के लिए अनिवार्य रूप से करना होगा। हम एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिसके विरोध में शत्रु को टुकड़ियों में बंटना होगा। ऐसे में उनकी विभाजित हुई टुकड़ियों पर टूटने के लिए हमारे एकजुट सेना की पर्याप्त होगी तथा बड़े दल बल के साथ मुठभेड़ की अवस्था में दुश्मन भारी जवाब की स्थिति में होगा। दुश्मनी के किस ठिकाने पर हम हमला करने वाले हैं, इस बात की जानकारी उसे नहीं होनी चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि बचाव के लिए दुश्मन को अनेक ठिकाने पर स्वयं को मजबूत बनाना होगा, जिसके चलते उसकी सेना अनेक दिशाओं में बटी हुई होगी। परिणाम स्वरूप हमें भी दुश्मन का मुकाबला करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि तुलनात्मक रूप से उनकी संख्या हमसे बहुत ही कम होगी। सेनापति ग्रांट हर बार क्यों जीतता है, इस बारे में शेरिडन ने बताया। उसके शत्रु को हमेशा इस बात का भय सताता रहता था कि ग्रांट इस बार न जाने कौन सा कदम उठाने जा रहा है, परंतु ग्रांट अधिकतर अपनी योजनाओं के विषय में ही सोचा करता था। दुश्मन यदि अपनी सेना के अग्रभाग को मजबूत करने का प्रयास करेगा, तो उसका पिछला हिस्सा कमजोर हो जाएगा। यदि वो पिछले हिस्से को मजबूत बनाने का प्रयास करेगा, तो उसका अगला हिस्सा कमजोर रह जाएगा। दाहिने भाग को मजबूत करने पर बायां एवं बायां भाग को मजबूत करने पर दायां भाग कमजोर रह जाएगा, तथा यदि वह सभी जगह स्वयं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सेना भेजेगा, तो सभी जगह कमजोर हो जाएगा। रक्षात्मक युद्ध प्रणाली में हमें मुख्य दल से बार बार अनेक सैनिक टुकड़ियां भेजनी पड़ सकती है। कम अनुभव वाला सेनापति अपने सभी ठिकाने की रक्षा करने का प्रयास करता है, जबकि युद्ध कला में निपुण सेनापति निर्णायक आक्रमण को जीतने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, फिर चाहे युद्ध के दौरान उसे छोटी मोटी हार का सामना ही क्यों न करना पड़े। हमले की संभावना से सदैव सतर्क बने रहने की दशा में अधिक सैनिकों की आवश्यकता होती है। यदि हम संख्या में अधिक है, तो यह दुश्मन को हमारे विरुद्ध तैयार करने के लिए बाध्य कर देगा। अतः एक अच्छा सेनापति वह है जो दुश्मन को पहले बिखर जाने के लिए विवश कर दे और फिर बारी बारी से उन बिखरी हुई टुकड़ियों पर धावा बोलकर उन्हें नष्ट कर दे। युद्ध का समय एवं स्थान पहले ही से पता होने पर सेना के प्रयासों को दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु युद्ध के समय एवं स्थान की जानकारी न होने की अवस्था में सेना की बाईं टुकड़ी दाईं की ओर और दाईं टुकड़ी बाईं की मदद करने में असमर्थ होगी। इसी प्रकार आगे की टुकड़ी पीछे की ओर और पीछे की टुकड़ी आगे की टुकड़ी को राहत पहुंचाने में समर्थ नहीं होगी। ऐसा कर पाना और भी अधिक कठिन होगा यदि सेना की दूरस्थ टुकड़ियों के बीच कई 100 मील तथा निकटवर्ती टुकड़ियों के बीच मीलों का फासला हो। हमारे पूर्व तैयारी ऐसी हो जिसमें हमारी सेना अनेक टुकड़ियों में विभाजित होकर कूच करे तथा पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर पुनः एकजुट हो जाए। यदि हम बिना किसी पूर्व योजना के अव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो दुश्मन हमारी फौज को आसानी से पराजित कर सकता है। युद्ध के समय हमारे मुकाबला दुश्मन से कब हो और कहाँ होने वाला है, यह पता न होने ही अवस्था में हमारी पूर्व तैयारी धरी की धरी रह सकती है, क्योंकि ऐसे में हम असुरक्षित हो जाएंगे तथा जब हमारा सामना अचानक दुश्मन की सेना से होगा, तो हमारी कोई भी टुकड़ी अगली पिछली दाईं या बाईं एक दूसरे को किसी भी प्रकार का समर्थन अथवा सहयोग देने की अवस्था में नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच कई कोस का फासला होगा। शत्रु की सेना में अधिक संख्या में सैनिक होने के बावजूद हम उस युद्ध के में से रोक सकते हैं। दुश्मन की योजनाओं तथा उसकी सफलता की संभावना का पता लगाए, उत्तेजित करने में पता लगाना प्रयास करे कि वह कितना सक्रिय है, उसे अपनी रहस्य प्रकट करने के लिए मजबूर करे ताकि उसकी कमजोरियों का पता लगाना जा सके। चेंग यू के अनुसार जब दुश्मन को इस तरह परेशान किया जाता है, तो उसे हाव भाव से पता लगाया जा सकता है कि उसकी प्रवृत्ति उग्र है अथवा शांत। वो चूको लियांग का उदाहरण देकर बताते हैं, उसने शुमा को तोहफे में महिलाओं के वस्त्र बेचकर तिरस्कार के द्वारा उत्तेजित करने का प्रयास किया था। ध्यानपूर्वक अपने और दुश्मन की सेना का तुलनात्मक अध्ययन करे तथा पता लगाने का प्रयास करे कि शक्ति का भार किस तरफ कम अथवा ज्यादा है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सुनियोजित प्रबंधन की कुंजी है। उसके द्वारा आप न सिर्फ चतुर से चतुर गुप्तचरों से बच पाएंगे, बल्कि कपटी लोगों के कुचक्र एवं षड्यंत्रों से भी दूर रहेंगे। युद्ध में दुश्मन की युक्तियों को भेदकर विजय प्राप्त करने की विधि से अधिकतर लोग अनभिक्षित होते हैं, क्योंकि
जीत के लिए आवश्यक युक्ति दांव पेचों के बारे में प्रायः सभी लोग जानते हैं, परंतु इन जटिल रणनीतियों जिन्हें विकसित करने के युद्ध में विजय प्राप्त की जाती है को विरले ही जान समझते पाते हैं। पहले इस्तेमाल की जा चुकी युक्ति का प्रयोग भूलकर भी दोबारा न करें। हर बार अलग अलग प्रकार की युक्ति का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। विजय प्राप्त करने का भी एक ही है, परंतु युक्तियां अनेक। युद्ध के नियम अत्यंत साधारण होते हैं जिन्हें सप्ताह भर में सीखा जा सकता है, किंतु इन सिद्धांतों के अध्ययन मात्र से कोई भी व्यक्ति नेपोलियन की तरह कुशल योद्धा नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे व्याकरण का अध्ययन करने मात्र से हर व्यक्ति गिबन नहीं बन जाता है। सेना की युक्तियों की तुलना पानी से करना गलत न होगा। जिस प्रकार पानी अधिक प्रतिरोध वाले मार्ग को छोड़कर कम प्रतिरोध वाले मार्ग की ओर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार युद्ध में भी शक्तिशाली शत्रु से बचा जा सकता है तथा कमजोर पर दाव बोला जा सकता है। पानी निराकार होता है, वह जिस जगह बहता है उसी जगह से अनुरूप आकार धारण कर लेता है। इसी प्रकार कुशल सेना दुश्मन की योजनाओं के अनुसार स्वयं को डालकर उनका समाधान निकालते हुए विजयश्री को प्राप्त करती है। जिस प्रकार पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसी प्रकार युद्ध के नियम कानून भी सुनिश्चित नहीं होते। सभी पंच तत्व कभी भी समान रूप से प्रबल नहीं होते। चारों ऋतुएं एक दूसरे के बाद आती है और चली जाती है। दिनों के अनुसार चंद्रमा का आकार भी घटता एवं बढ़ता रहता है। उसी प्रकार जो अपनी युक्तियों को विरोधी की चाल के अनुसार बदलता है, विजय प्राप्त कर जाता है। उसी को सच्चा योद्धा कहा जा सकता है। अध्याय 7 चतुराई के द्वारा प्रबंधन। सज्जू के अनुसार युद्ध में सेनापति अपने राजा के आदेशों का पालन करता है, अतः उन दोनों के बीच विचारों की सहमति होनी बहुत ही जरूरी है। सेनापति को चाहिए कि पड़ाव डालने से पूर्व अपनी सेना के सभी भागों को एक जगह एकत्र करके उनके सामंजस्य एवं मित्रता स्थापित करे। जब तक राज्य में एक सूत्रता नहीं होगी, तब तक कोई युद्ध अभियान सफलतापूर्वक प्रारंभ नहीं किया जा सकता तथा सेना में सामंजस्य के अभाव में युद्ध की तैयारी करना व्यर्थ होगा। इसके बाद आता है चतुराई से काम लेना, जो सबसे अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि इसी के द्वारा शत्रु की चालों को निष्फल किया जा सकता है तथा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। शत्रु को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आप उससे बहुत दूर हैं। फिर लंबी दूरी को तेजी के साथ तय करने शत्रु पर समय से पूर्व की दावा बोल देना चाहिए। दुश्मन की आंखों में तीर झोंके ताकि गलत फहमी में पड़कर वह दुर्भाग्य को स्वयं गले लगा ले। यद्यपि दुर्गम रास्तों को असाधारण गति से पार करना सुविधाजनक नहीं होगा। हो सकता है आपको प्राकृतिक विपदाओं का सामना भी करना पड़े, परंतु आपने अगर इन विषमताओं से पार पा लिया तो दुश्मन के लिए आपको पराजित करना असंभव हो जाएगा। अल्पस की घाटी में हुए 2 ऐतिहासिक युद्ध इस बात के जीते जाते उदाहरण हैं। एक जिसमें हनीबाल ने इटली को घुटने देखने पर मजबूर कर दिया था, तथा इसके 2000 साल बाद हुआ दूसरा वह संग्राम जिसमें नेपोलियन ने मेरगो पर विजय प्राप्त की थी। अतः दुश्मन को उसके मार्ग से भटकाकर लंबे तथा घुमावदार रास्ते से होते हुए देर से शुरू करके भी सबसे पहले लक्ष्य पर पहुंचना दर्शाता है कि आप विचलन कला के महारथी हैं। तुमु 270 ईसा पूर्व घटित चाओ सी के उस मार्च का वर्णन करता है जिसमें उसने ओयू नामक शहर को ची इंग की सेना के कब्जे से छुड़ाने के लिए युद्ध किया था। चाओ के शासक में सर्वप्रथम लिन पो से इस बारे में उसकी राय मांगी तो लिन पो ने कहा, ओयू शहर यहाँ से बहुत दूर है तथा वहां तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत दुर्गम तथा उबड़ खाबड़ है। फिर राजा ने चाओ सी से इस विषय पर बातचीत की तो उसने भी लिन पो की राय से सहमति जताई, परंतु उसने कहा, युद्ध के दौरान हमारी हालत ऐसी होगी जैसे एक बिल के भीतर आपस में लड़ते हुए 2 चूहों की होती है, किंतु अंत में वही जीतेगा जो मौके का फायदा पहले उठा लेगा। इतना कहकर चाओ सी ने अपनी सेना के साथ राजधानी में कूच किया, लेकिन अभी वह 30 कोस ही चला होगा कि अचानक वह ठहर गया और उसने खाई खोदकर किलेबंदी करनी आरंभ कर दी। पूरे 28 दिन तक वह किलेबंदी को मजबूत करने में लगा रहा। साथ ही उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि गुप्तचर इस बात की सूचना दुश्मन तक पहुंचा रहे। इसी घटना की खबर सुनकर ची इनका सेनापति अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि विरोधियों द्वारा घेरा हुआ शहर हेन राज्य का हिस्सा है। चाओ राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही जासूस वहां से वापस गए, चाओ सी ने असाधारण रफ्तार से आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। 2 दिन तथा 1 रात का सफर तय करके वह अपने मंजिल पर जा पहुंचा
और इससे पहले कि दुश्मन को इस बात की भनक लगती, चाओ शी उत्तरी पहाड़ी पर अपना अधिकार जमा चुका था। परिणाम स्वरूप चीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा और ओयू शहर से नियंत्रित हटाकर उसने वापस लौटना पड़ा। सेना का युक्तिपूर्वक प्रबंधन एक ओर जितना लाभकारी है, वही दूसरी ओर अनुशासनहीनता उतनी ही अधिक हानिकारक भी है। यदि आप किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए रसद तथा शास्त्रों से लैस अपनी पूरी सेना को कूच करने का आदेश देते हैं, तो संभव है वहां देरी से पहुंचने के कारण अवसर आपके हाथ से निकल जाए। विपरीत इसकी चुनिंदा सैनिकों की टुकड़ी, जो मात्र जरूरत भर के सामान के साथ द्रुत गति से आगे बढ़ती है, को लेकर कूच करके समय रहते अवसर को काबू में किया जा सकता है। मौके का फायदा उठाने के उद्देश्य से आप यदि अपने सैनिकों को कमर कसकर रात दिन बिना रुके सामान्य से 2 गुनी रफ्तार से 100 कोस चलने का आदेश देते हैं, तो ऐसे में आपकी सेना के तीनों भागों के नायक दुश्मन द्वारा पकड़े लिए जाएंगे। क्षमता से अधिक रफ्तार से दौड़ने के कारण ताकतवर सैनिक तो आगे निकल जाएंगे, बाकी सभी पीछे रह जाएंगे। परिणाम स्वरूप पूरी सेना का मात्र 10वां हिस्सा ही निर्धारित स्थान तक पहुंच पाएगा। अर्थात आपकी सेना के पास रास्ते के लिए पर्याप्त सामग्री हो अथवा न हो, भूलकर भी योजना का लाभ उठाने के चक्कर में तेज रफ्तार के साथ 100 कोस के लिए कुछ न करें। असाधारण रफ्तार से आगे बढ़ने की युक्ति को केवल थोड़ी दूरी की गतिविधियों तक ही सीमित रखें। स्टोनवॉल जैक्सन के अनुसार जबरदस्ती मार्च के दौरान आने वाली बाधाएं युद्ध के खतरों से कहीं अधिक दुखदायी होती है। जैक्सन अपनी सैनिकों पर अनावश्यक रूप से दबाव नहीं डालता था। शत्रु को चौंकाने अथवा चकमा देने या फिर पराजय की स्थिति में पीछे हटने के लिए ही वह अपनी सेना को सभी नियमों को ताक पर रखकर तेजी से भागने का आदेश देता था। दुश्मन की चाल को नाकाम करने के चक्कर में आप यदि तेजी से 50 को चलते हैं, तो आप अपनी सेना के पहले हिस्से के नायक को गवा देंगे और आपकी आधी सेना ही अनिर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाएगी तथा 30 कोस चलने पर सेना का मात्र 2/3 हिस्सा ही वहां पहुंच सकेगा। जिस सेना के पास युद्ध सामग्री एवं रसद खाद्य सामग्री का अभाव होता है, युद्ध में वह हार का सामना करती है। अतः मुख्यालय से सामग्री एवं रसद की निरंतर आपूर्ति अत्यावश्यक है। जब तक पड़ोसी राज्य के व्यवहार से भली भांति परिचित न हो, उन पर भरोसा न करें। आक्रमण करने से पूर्व उस देश की भौगोलिक अवस्थाओं जैसे पहाड़, चट्टान, जंगल, दलदल आदि में निहित खतरों की जानकारी लेनी आवश्यक है। अधिकतम लाभ की अपेक्षा से स्थानीय पथ प्रदर्शन की सहायता लेना भी लाभकारी होता है। युद्ध में सफलता पाने के लिए शत्रु को धोखा चकमा देने की कला में प्रवीणता हासिल करें तथा लाभ की दशा में ही आगे बढ़े। सेना को एकजुट रखना है या फिर अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर इस बात का फैसला निर्मित परिस्थितियों के अनुसार करें। आपकी चाल आंधी के जैसी तथा एकता घने जंगल के समान हो, छापेमारी या लूटमारी में अग्नि एवं दृढ़ता में पर्वत के समान बने। अतः दुश्मन जब आपको फंसाने अथवा स्थिति से डिगाने की कोशिश करे तो मजबूत के साथ डटे रहें। आपकी योजनाएं यात्री के अंधकार के समान गुप्त एवं आक्रमण बिजली की गति से भी तेज होने चाहिए। तूफान आने पर जिस प्रकार आप अपने कान एवं बिजली कड़कने पर आंखें तुरंत बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों ही असाधारण गति से आते थे, उसी गति से दुश्मन पर धावा बोले ताकि उसे बचाव का मौका न मिले। युद्ध के पश्चात दुश्मन से लूटे गए सामान को अपने सैनिकों में बांट दे। किसी नए परिक्षेत्र पर कब्जा जमाने के बाद उसके अधिकार भी सैनिकों को सौंप दे। कोई भी अगला कदम उठाने से पूर्व पहली बात ही चिंतन मनन करे, फिर सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने की कला को जानता है, युद्ध में वही विजयी होगा तथा इसी को चतुराई के द्वारा प्रबंधन करना कहा जाता है। सैन्य प्रबंधन की एक पुस्तक के अनुसार युद्ध के मैदान में बोले गए शब्द अधिक दूर तक सुनाई नहीं देते हैं, अतः ढोल, नगाड़े, बिगुल तथा घंटों का इस्तेमाल किया जाता है। न ही ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, इसलिए ध्वजों की आवश्यकता होती है। घंटों, ढोलों, ध्वजों तथा पताकाओं की सहायता से सैनिकों के आंख, कान एवं निश्चित स्थान पर केंद्रित किए जा सकते हैं। जब सेना एकजुट होकर आगे बढ़ती है, तो ऐसे में साहसी योद्धा का अधिक आगे बढ़ना तथा कायर का पीछे हटना असंभव होता है। बड़ी सेना को नियंत्रण में रखने का यही मूल मंत्र है। इस संदर्भ में टुमु वू चीन की एक कहानी सुनाता है। यह घटना लगभग 200 ईसा पूर्व की है, जब वूची चीन इन राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसका एक सैनिक, जो बहुत ही बहादुर था, दुश्मन के खेमे में घुस गया और 2 लोगों के सिर काटकर ले आया।
वूची को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही उस सैनिक को मौत की सजा सुना दी। इसी पर एक अधिकारी ने हिम्मत करके कहा, वह बहुत ही अच्छा योद्धा था, अतः उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए था। वूची ने उत्तर दिया, मुझे भी विश्वास है कि वह एक अच्छा सिपाही था, परंतु मैंने उसे सजा इसीलिए दी क्योंकि उसने बिना मेरे आदेश के यह कदम उठाया था। अतः जो आदेश के विरुद्ध आगे बढ़ता अथवा है, दोनों समान रूप से दोषी होते हैं। अपने सैनिकों तक संकेत पहुंचाने के लिए रात में ढोल नगाड़े एवं मसालों का तथा दिन में बैनर और पताकाओं का प्रयोग करना सर्वोत्तम रहता है। जब संपूर्ण सेना में क्रोध उत्साह की नहर दौड़ रही हो तो उसी नियंत्रण करना असंभव होता है। युद्ध के मैदान में उतरते समय दुश्मन की फौज सर्वाधिक उत्साहित होती है। ऐसे में उन पर तुरंत दावा बोलकर अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट न करें। विपरीत इसके पहले उनके क्रोध एवं उत्साह के ठंडे होने की प्रतीक्षा करें और फिर आक्रमण करें। ऐसा करके दुश्मन को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ली चुआन शाओ हुई, जो लू के सम्राट चुआंग का संरक्षक था, की एक रोचक घटना का वर्णन करता है। जब ची ने लू पर हमला बोल दिया तो सम्राट चुआंग पहले नगाड़े की आवाज सुनते ही दुश्मन की ओर लपका। इसी पर शाओ कुई ने कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें और युद्ध की ललकार के साथ जब नगाड़ा तीसरी बार बजा तब शाओ ने हमले के लिए हरी झंडी दिखाई। इसी लड़ाई में ची राज्य की सेना बुरी तरह पराजित हुई। बाद में जब सम्राट चुआंग ने शाओ से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, युद्ध में सैनिकों का जोश ही सबसे बड़ा हथियार होता है तथा नगाड़े की प्रथम आवाज के समय यह अपने शिखर पर होते हैं, किंतु दूसरे और तीसरे नगाड़े की आवाज के साथ साथ यह जोश समाप्त होता चला जाता है। हमने उन पर हमला तब किया था जब उनका जोश ठंडा पड़ चुका था, किंतु उस समय हमारा उत्साह चरम पर था, जिसके चलते हमारी विजय हुई। समय रहते सूझबूझ के साथ तुरंत निर्णय लेने ही क्षमता किसी सेनाध्यक्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसी के द्वारा वह अपनी सेना में अनुशासन ला सकता है तथा सैनिकों को साहस एवं उत्साह का संचार करके उन्हें प्रेरित भी कर सकता है। महान जनरल ला चिंग के अनुसार युद्ध में मात्र किलेबंदी तथा आक्रमण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको शत्रु के मानसिक संतुलन पर प्रहार करना ही सीखना चाहिए। एक सैनिक का जोश सुबह के समय सबसे अधिक होता है, चाहे उसने नाश्ता कर लिया हो, परंतु क्लेबियाक के युद्ध में रोम के सैनिकों को उनमें जोश जताए रखने के लिए भूखा रखा जाता था, जबकि हन्निबल के सैनिक आराम से जलपान करके युद्ध करते थे। दोपहर होते होते सैनिकों का जोश कम होता शुरू हो जाता था और शाम होते होते उनकी इच्छा शिविर की ओर लौटने की होती है। अतः एक चतुर सेनापति उस समय युद्ध को टालता है जब उसकी सेना का उत्साह निम्न स्तर पर हो तथा आक्रमण करता है जब दुश्मन की सेना का जोश ठंडा हो और वे शिविर की ओर लौटने ही तैयारी में हो। इसी को मन स्थिति के अध्ययन की कला कहा जाता है। धैर्य एवं अनुशासन के साथ दुश्मन की सेना में अव्यवस्था फैलने एवं हलचल मचने की प्रतीक्षा करें। इसी को कहते हैं स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना। मंजिल के करीब होना, जब दुश्मन लक्ष्य से काफी दूर हो, आराम से बैठकर उस शत्रु की प्रतीक्षा करना जब दुश्मन लक्ष्य पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा हो। भरे पेट होने जबकि शत्रु भूखा हो, उसी कहा जाता है अपनी शक्ति को सहेज कर रखना अथवा ऊर्जा का व्यवस्थापन। उस सेना पर हमला नहीं करना चाहिए जो पूर्ण रूप से सतर्क एवं व्यवस्थित हो, जो शांत एवं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो। इसी परिस्थिति के अध्ययन की कला कहा जाता है। ऊंचाई पर बैठे अथवा पहाड़ से नीचे उतरते हुए शत्रु पर भूल कर भी वार न करे, यह सेना का सिद्धांत है। उस दुश्मन का पीछा न करे जो भागने का दिखावा कर रहा हो तथा उस शत्रु पर आक्रमण न करे जिसका जोश चरम सीमा पर हो। शत्रु की चाल में फंसने से स्वयं को बचाए। घर वापस लौटे रही सेना पर हमला न करे। विशेषज्ञों की राय के मुताबिक घर लौटने के लिए व्याकुल सैनिक अपने मार्ग से आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए जान की बाजी तक लगा सकते हैं, अतः उसके निपटना तथा उसे परास्त करना बेहद कठिन होता है। शाओ शाओ की बहादुरी का एक किस्सा काफी प्रचलित है। 198 ईसा पूर्व में शाओ ने जंग के मैदान में चेंग शियू को घेर रखा था। तब लियू पियाओ ने चेंग शियू की मदद के लिए अतिरिक्त सेना भेजी। अंततः शाओ को अपनी सेना वहां से हटाने का निर्णय लेना पड़ा, परंतु उसने स्वयं को दो दुश्मन के बीच घिरा हुआ पाया। दोनों दुश्मनों ने शाओ के लौटने के सभी मार्ग अवरुद्ध कर रखे थे। इसी अवस्था से निराशा शाओ ने रात तक रुकने का फैसला किया और एक सुरंग बनाकर उसमें अपनी सेना को छिपा दिया। मुंह अंधेरे अपना सामान लेकर शाओ जब लौटने लगा तो चेंग शियू ने पीछे से उस पर धावा बोल दिया। क्रोधित शाओ
पीछे मुड़ा और उसने चेंग शियू की सेना पर सामने से तथा गुफा में छिपी हुई उसकी सेना ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। चेंग शियू की सारी सेना मारी गई। बाद में साओ साओ ने कहा, उन्होंने मेरी सेना को तब रोकना चाहा जब हम वापस लौट रहे थे। उन्होंने आक्रमण के लिए हमें विवश कर दिया था, किंतु मैं जानता था कि इस अवस्था से कैसे पार पाया जाता है। जब आपने किसी सेना को घेर रखा हो तो उनके भागने के लिए एक रास्ता अवश्य छोड़े, ताकि दुश्मन पूरे जोश के साथ युद्ध में भाग न ले पाए। इसका यह अर्थ नहीं है कि दुश्मन को भागने का मौका दिया जाए। इसका उद्देश्य तो शत्रु को यह विश्वास दिलाना है कि उसके लिए सुरक्षा का एक मार्ग खुला है। ऐसा करके आप अपने दुश्मन को अत्यधिक निराश अथवा उत्साह के साथ युद्ध करने से रोक देते हैं। सुमू के अनुसार इसके बाद आप शत्रु की सेना को कुचल सकते हैं। रणभूमि में जब कोई चारों तरफ से गिर जाता है तो वह अपना सारा जोर खुद को बचाने में लगा देता है। अतः दिनहीन, हताश, निराश दुश्मन के साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। होशी फू येनचिंग के जीवन की एक घटना के माध्यम से इसका अर्थ समझाता है। खिंतास की विशाल सेना ने 945 ईसा पूर्व फू येनचिंग को रेगिस्तान में घेर लिया। पानी की कमी के चलते छोटी चीनी सेना जल्द ही मुसीबत में आ गई। खोदे गए कुएं सूखने लगे तथा सैनिक नरकंकाल जैसे दिखाई देने लगे। सैनिकों की संख्या तेजी से कम होने लगी। अतः में फुयेन ने क्रोध से झल्लाकर कहा, हम हार चुके हैं, परंतु दुश्मन के हाथों बंदी बनाए जाने से अच्छा है हम अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाए। तभी उत्तर पूर्व से एक बड़ा बवंडर आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। ली शोचेंग नाम के एक सैन्य अधिकारी ने कहा, संख्या में वे लोग हमसे अधिक है, किंतु बवंडर के कारण वह हमारी संख्या का अनुमान नहीं लग पाएगा। अतः जीतेगा वही जो पूरे जोश के साथ लड़ेगा। परिणाम स्वरूप फू येनचिंग ने अपनी घुड़सवार से सेना की टुकड़ी के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया तथा उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। पहला भाग यहाँ खत्म होता है।